इंडिया और चाइना दुनिया के दो ऐसे कंट्रीज जिन्हें लगभग 2 साल के डिफरेंस पर आज़ादी मिली और दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए। लेकिन आज एक देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, जबकि दूसरा आज भी डेवलपिंग कंट्रीज की कतार में खड़ा है। एक देश जहां के बच्चे अपने इनोवेशन और स्टार्टअप्स के जरिए हर वक्त अपने देश के लिए कुछ नया बना रहे हैं। वहीं दूसरा जो हमारा देश है, यहाँ के बच्चे आज भी भूखे और माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। 85 to 90% युवा आज भी गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में अनएम्प्लॉयड हैं। और दुख तो सबसे ज्यादा तब होता है जब हमारे देश की ये कड़वी सच्चाइयाँ हमसे ही छिपाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे देश की इसी काली सच्चाई पर रोशनी डालते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत आखिर अपने ही पड़ोसी देश चाइना से क्यों रह गया इतना पीछे। मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है भारत चाइना से पीछे क्यों। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं हम करंट सिचुएशन से, जो हमारे इंडिया की इस वक्त की है। हिस्ट्री बेसिस पर बात आज थोड़ा लेट से करते हैं। जैसा कि आप सबने न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल्स में पढ़ा ही होगा हाल फिलहाल कि इंडिया जो है वो जापान को सरपास करते हुए वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। गुड, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यही चीज तो अदर कंट्रीज भी देख रही होंगी, दैट वाओ इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर। बट वहीं जब हम घर की अंदर की बात करें, देश के अंदर की बात करें कि और क्या चल रहा है, तो जवाब आता है वायलेंस चल रहा है। बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहते हैं, उनका वर्तमान भूखा है, भूखे सो रहे हैं, वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। खाना तो दूर की बात है दोस्तों, पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ये है वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का हाल, ये है हमारे देश का हाल। इंडिया के यूथ्स में अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? 90 to 95% ऑफ देम आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और इसे पाने के चक्कर में वो अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दे रहे हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जिस दिन इस देश का हर एक युवा ये सोचने लगेगा कि हमें देश के लिए कुछ करना है, उस दिन इंडिया से बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। देश के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाके बंदूक ताने खड़े रहो। देश बाहर से जितना मजबूत, उससे कहीं ज्यादा अंदर से मजबूत होना चाहिए। एक्चुअली पता है, इस देश के युवा की भी गलती नहीं है, गलती है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। बच्चे जो अपने लाइफ के 15 to 18 ईयर्स सिर्फ स्टडीज में लगा देते हैं, अगर स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीखते क्या है? नथिंग। मतलब अगर आपने किताबी ज्ञान के दम पर गवर्नमेंट जॉब ले ली तो एक मिडिल क्लास वाली लाइफ पॉसिबल है, वरना रियल लाइफ में इन किताबी ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। खैर, वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट भारत चाइना से पीछे क्यों है, जबकि दोनों देशों ने डेवलपमेंट की ओर लगभग एक साथ कदम बढ़ाया था। आई होप कि आप में से बहुत लोगों को कुछ हद तक इसका जवाब मिल चुका होगा, बट इसे हम अपने पड़ोसी देश चाइना के रेफरेंस में जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म से। 1970s का दशक था जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी। चाइना में माओ त्से तुंग के शासन के बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, वहीं इंडिया में लाइसेंस राज का बोलबाला हुआ करता था। लाइसेंस राज का मतलब है कि उस समय पर भारत में छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाना पड़ता था, और लाइसेंस हासिल करना इतना आसान नहीं होता था। वैसे भी आप सबको तो पता ही है कि इंडिया के सरकारी काम कितने जल्दी होते हैं। साल 1978 में चाइना को मिला एक नया और सुलझा हुआ लीडर, डेंग शियाओपिंग, जिनका कहना था बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहे पकड़ पा रही है तो वो अच्छी है। मतलब अगर कोई इंसान अपने काम, अपने नॉलेज, अपने स्किल से हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हमें इससे क्या मतलब कि वो किस क्लास, किस जेंडर से बिलोंग करता है। डेंग शियाओपिंग ने चाइना में बड़े आर्थिक सुधार किए, ग्राउंड लेवल पर लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा, किसानों को उनके जमीन पर अधिकार दिए। चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ बनाए गए, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंट्री में निर्यात के लिए आगे बढ़े, और इस तरह से चाइना ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इन सुधारों का असर ये हुआ कि चाइना ने सिर्फ 20 सालों में खुद को दुनिया के लिए फैक्ट्री बना लिया। गाँवों में भी छोटे छोटे उद्योग शुरू हो गए और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल गए। अब आते हैं हमारे इंडिया पर, जहाँ चाइना ने अपने आर्थिक स्थिति की सुधार 1978 में करना शुरू कर दिया था, वहीं भारत ने उसके 13 साल बाद यानी 1991 में एक बहुत बड़ी आर्थिक आपदा देखी। इंडिया के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक का फॉरेन करेंसी स्टॉक बचा था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लेना पड़ा, और तभी देश ने मजबूरी में आर्थिक उदारीकरण की राह अपनाई। हालांकि ये सिचुएशन में भी ना फेस करना पड़ता अगर लाइसेंस राज ना होता, बट इंडिया ने IT और सर्विसेज पर ध्यान दिया, जिससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत लिमिटेड रह गए। वहीं चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। फर्क यही है कि चाइना ने सुधारों को अपनी योजना का हिस्सा बनाया, वहीं हमारे देश ने सुधारों को मजबूरी में अपनाया।
अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पर दोनों देशों की तुलना करेंगे। चाइना ने 1980 के दशक से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ग्रोथ का आधार बना लिया। इन्होंने लंबी सोच के साथ काम किया, जैसे 5 इयर्स प्लान, सटीक लक्ष्य और जमीन पर तेजी से काम करना। वहीं हमारे इंडिया में प्लान्स तो बनते हैं पर अक्सर कागजों में ही रह जाते हैं, जैसे कि राजनीतिक बदलाव, फंडिंग में देरी और गवर्नमेंटल प्रोसेस प्रोजेक्ट्स को सालों तक लटका देती है। आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, लगभग 1,60,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। वहीं भारत में अभी तक कोशिशें ही जारी है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ आज भी गांवों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। बीजिंग से शंघाई तक की दूरी ये सिर्फ 4.5 घंटों में तय कर लेता है। वहीं इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात 2017 में शुरू तो हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ जमीन अधिग्रहण ही पूरा हो पाया है। चाइना ने पिछले 20 सालों में 200 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जो कि मॉडर्न और डिजिटल हैं, जबकि भारत में अब जाकर नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन निर्माण की गति चाइना की तुलना में काफी कम है। चाइना में एक एक्सप्रेसवे लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाता है, वहीं भारत में उसी काम को 8 से 10 साल तक खींचा जाता है। रीजन है परमिशन, लीगल डिस्प्यूट, पॉलिटिक्स, करप्शन, ठेकेदारों की लापरवाही आदि इत्यादि। तो ये सिचुएशन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अब हम बात करेंगे दोनों देशों के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस। पर क्या इंडिया अपने यूथ वर्कफोर्स को सही डायरेक्शन दे पाया है? क्या हमारी स्किल्स चाइना से मुकाबला कर सकती है? चलिए इस सच्चाई को समझते हैं। इंडिया में हर साल करोड़ों यूथ्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन क्या वो जॉब के लायक हो पाते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के लगभग 65 to 70% यूथ्स स्किल के मामले में इनकेपेबल पाए जाते हैं। वहीं चाइना अपने देश के युवाओं को स्कूल के साथ साथ स्किल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। टेक्निकल लर्निंग, मशीन ऑपरेशन, प्रोडक्शन डिजाइन और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में चाइना ने हर साल अपने बजट का बड़ा हिस्सा वोकेशनल ट्रेनिंग पर खर्च किया है। 10,000 से ज्यादा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उद्योग से सीधे जुड़े हुए हैं। भारत में स्किल इंडिया जैसी पहल शुरू हुई तो जरूर, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अधिकतर ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, क्वालिटी स्किल्स नहीं। चाइना में इंडस्ट्रीज और स्किल ट्रेनिंग एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही असली काम सिखाया जाता है। वहीं इंडिया में कोर्स तो करवाए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से नहीं। यही कारण है कि पढ़े लिखे युवा भी आज के डेट में बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। एक्चुअल में पता है दोस्तों, इंडिया में अभी भी डिग्री को ही सब कुछ माना जाता है, जबकि असल जरूरत है कौशल की। हाँ, मानता हूँ कि बहुत से यूथ्स अभी प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए हैं, बट शिफ्ट भी वही हो पा रहे हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है। वरना बहुत से बच्चे जो क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशन में जी रहे हैं, वो आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही अपनी जवानी गुजार दे रहे हैं। दूसरा माइंडसेट ये भी है हमारे इंडिया में कि स्किल्स को लोग उतना सम्मान नहीं देते, चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर मशीन ऑपरेटर। जबकि चाइना ने इस सोच को बदल कर रख दिया। यहाँ स्किल्ड वर्कर्स को भी उतनी ही इज्जत और सैलरी दी जाती है जितना किसी ऑफिशियल एम्प्लॉय को। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि और भी क्या क्या रीजंस हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। चाइना में ऑथोरिटेरियन सिस्टम होने के कारण डिसीजंस तुरंत लिए जाते हैं और उन पर अमल भी किए जाते हैं। वहीं हमारे इंडिया में इतने पॉलिटिकल अपोजिशंस, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण किसी भी फैसले को लेने में बहुत देर हो जाती है। उस पर अमल करते करते तो 10 से 15 साल बीत जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। चाइना पूरे 5G नेटवर्क को लीड करता है। AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स और डिजिटल पेमेंट्स में चाइना मैक्सिमम चीजें खुद से मैन्युफैक्चर, डिजाइन करके बना रहा है और उनका यूज भी कर रहा है। वहीं इंडिया अभी तक इन चीजों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां इंडिया के पास कुछ ही सेक्टर्स हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, जैसे इसरो और UPI, इंडिया का खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ऐसे और भी बहुत से रीजंस हैं जिसके कारण हमारा भारत चाइना से आज बहुत पीछे है। बट मेरे हिसाब से जो 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया के पीछे होने का कारण है, उसमें सबसे पहला है गवर्नेंस सिस्टम और यहाँ का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और दूसरा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को 15 से 18 साल आप ऐसी चीजें पढ़ाओ ताकि वो उन्हें पढ़कर अपने लाइफ में कुछ कर सके, कुछ देश के लिए कर सके। आज भी UPSC एग्जाम्स में जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, वहाँ यही चीज पूछ रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी कब शुरू हुई और खिलजी डायनेस्टी कब खत्म हुआ। हमारे कंट्री को स्किल्स और इनोवेशन की जरूरत है। कंक्लूजन में कुछ खास क्या ही बोलूं।
इस देश की जनता सब कुछ जानती है। कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिससे मैं आपको रिलेट करवाकर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो देखो इन चेहरों को, क्या लगता है आपको कुछ भविष्य नजर आता है? खुद को इनसे कंपेयर करो तो समझ आएगा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास माँ बाप हैं, खाने को 3 वक्त का खाना है, सर पर छत भी है हमारे। बट इनके पास क्या है? भाई लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करके आप अपने घर परिवार का पेट तो भर लोगे, लेकिन कभी भी 10 गरीब या अनाथ लोगों को खाना नहीं खिला पाओगे, उन्हें कपड़े नहीं पहना पाओगे। इससे भी वो डायलॉग तो सुना ही होगा आप लोगों ने, यहीं पैदा हुए हो यहीं निपट जाओगे। तो वैसा हमें नहीं करना है। पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, पैसे बनाना सीखो ना। हमेशा कुछ अलग करने की सोचो, इससे इस देश में स्किल्स और इनोवेशंस भी बढ़ेंगी। आखिर कब तक हम यहाँ के गवर्नेंस सिस्टम, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दोष देते रहेंगे? इस देश को अगर बदलना है तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। खुद को इतना मजबूत और ताकतवर बनाओ कि तुम 10 लोगों को काम प्रोवाइड कर सको, ना कि तुम ऐसे बन के रह जाओ कि 10 साल तक तुम ही जॉब ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी महसूस हुआ हो कि मैं आप सबसे कनेक्ट कर पाया हूँ, then please support me, like the video and do subscribe to my channel. जय हिंद।